हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल मैंने इस चैप्टर की एनसीईआरटी को स्टार्ट किया था और इसका पार्ट 1 कंप्लीट किया था। लगभग उसमें आधा चैप्टर हो गया था। बाकी का चैप्टर हम आज करेंगे। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके साथ ही आपको क्लास 12th बायोलॉजी की और या फिर क्लास 11th बायोलॉजी की सारे चैप्टर पढ़ने हैं तो उसकी ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। उससे जाके आप वन शॉट देख सकते हो और डिटेल उसका एनसीईआरटी भी देख सकते हो। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी रीडिंग का। चैप्टर मैं बता देती हूँ, हमारा इवोल्यूशन विकास वाला चैप्टर ये चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि अनुकूली विकिरण क्या है, यहाँ से हमें पढ़ना है। सबसे पहले आप ये चिड़िया वाली इमेज देखो, इसमें हमें एक डिफरेंस दिखाई दे रहा है मेजर, जो है इसकी चोंच का। तो डार्विन ने भी यही डिफरेंस देखा था। डार्विन कहाँ गया था? गैलापागोस द्वीप में गया था। वहाँ पर डार्विन ने देखा कि जो फिंच पक्षी होते हैं ये मतलब सेम ही थे, बट इनकी जो चोंच थी उनमें सब में चोंच का डिफरेंस है। किसी की ज़्यादा तीखी है, किसी की ज़्यादा मजबूत है। तो ये चोंच का क्या हुआ, इसने डार्विन ने उससे कुछ चीज़ है उसको प्रूफ करने की कोशिश किया कि भाई इन्होंने क्या किया, इनमें विविधता कैसे आई। तो इन्होंने जैसे जैसे परिस्थितियाँ हुई उसके अकॉर्डिंग ये ढल गई, तो इनमें विविधता देखने को मिली। यही चीज़ डार्विन ने बताई थी। तो थ्योरी देख लेते हैं। हमारा है अनुकूली विकिरण क्या है। ये होता है अडेप्टिव रेडिएशंस। तो डार्विन अपनी यात्रा के दौरान गैलापागो द्वीप गए थे। तो ये चिड़िया कहाँ पर देखी थी डार्विन ने? गैलापागो द्वीप में। तो जहाँ पर उन्होंने प्राणियों में एक आश्चर्यजनक विविधता देखी। विशेष रुचिकर बात यह थी कि उन्हें एक काली छोटी चिड़िया डार्विन फिंच, इसे डार्विन फिंच बोला जाता है, उन्हें विशेष रूप से आश्चर्यचकित किया। यानी वो हैरान हो गए उन्हें देख के, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उस द्वीप के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की फिंच पाई जाती है। वहाँ पर क्या है कि बहुत अलग अलग प्रकार की चिड़िया पाई जाती है। जितनी भी किस्मों को उन्होंने परिकल्पित किया था, उन्होंने देखा कि भाई अलग अलग किस्में देखी बहुत सारी, लेकिन वे सभी उसी द्वीप में ही विकसित हुई थी। जितनी भी उसने चिड़िया लेके देखी सारी की सारी उसी द्वीप में विकसित हुई थी। ये पक्षी मूलतः बीजभक्षी विशिष्टताओं के साथ साथ अन्य स्वरूप में बदलावों के साथ अनुकूलित हुई। पहले ये क्या थे? पहले बीजभक्षी थे, यानी ये पहले सारी की सारी चिड़िया बीज ही खाती थी, लेकिन बाद में वो उनमें बदलाव आए, चेंजेज आए और उन्होंने अनुकूलित किया, अपने आप को परिवर्तित किया। और चोंच के ऊपर उठने जैसे परिवर्तनों ने इसे कीटभक्षी एवं शाकाहारी फिंच बना दिया। यानी जैसे जैसे उनको मान लो बीज नहीं मिल रहे हैं तो उन्हें कीड़े मकोड़े खाने पड़ रहे हैं, और कुछ ऐसी भी है जो शाकाहारी भी है, तो उनके अकॉर्डिंग उनकी चोंच ऊपर उठती गई। उन्हें हार्ड चीज़ खानी है तो और ज़्यादा तीखी चोंच चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें अनुकूलन आया। एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को ही अनुकूली विकिरण एडेप्टिव रेडिएशन कहा गया। तो एडेप्टिव रेडिएशन का ये डेफिनेशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको समझ आया होगा। इसमें क्या हुआ कि एक ही जगह से वो मतलब शुरू हुआ और दूसरे भौगोलिक क्षेत्रों में फैल गया। मतलब एक ही विविधता है, वो शुरू हुई एक जगह उन अनुकूलित होकर, फिर दूसरी जगहों में भी वो फैल गई, तो इसे ही अडेप्टिव रेडिएशन कहा गया। डार्विन की फिंच इस प्रकार की घटना का एक सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसे डार्विन की फिंच का उदाहरण कहा जाता है और ये एक अच्छा उदाहरण है। एक अन्य उदाहरण यहाँ पे है ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल शिशुधानी प्राणियों का, वो भी हम देखेंगे अभी आगे। पहले यहाँ पे ये देख लो कि इस इतने से पैराग्राफ से यहाँ से कितने बार क्वेश्चन आए हैं। ये लास्ट ईयर के पीवाईक्यू में इसी लाइन से क्वेश्चन बने हुए थे। देन यहाँ पे है शिशुधानी प्राणियों का, वो भी हम देख लेते हैं आगे। तो अधिकांश जो मार्सुपियल है जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे, एक पूर्वज प्रभाव से विकसित हुए और वे सभी ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के अंतर्गत हुए हैं। जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण एक अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में भिन्न आवासों का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रकट होते हैं, तो इसे अभिसारी विकास कहा जाता है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मतलब जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण एक अलग थलग भौगोलिक क्षेत्र में, एक से ज़्यादा अनुकूली विकिरण है वो एक ही क्षेत्र में प्रकट होते हैं, तो इसे अभिसारी विकास कहा जाता है, यानी कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ऑस्ट्रेलिया के अपरास्तनीय जंतु भी इस प्रकार के स्तनधारियों की किस्मों के विकास में अनुकूली विकिरण प्रदर्शित करती है, जिनमें से प्रत्येक मेल खाते मार्सुपियल, जैसे कि एग्जाम्पल देखें तो अपरास्थानी भेड़िया तथा तस्मेनियाई वुल्फ मार्सुपियल्स के समान दिखते हैं। तो ये दोनों है लगभग दिखने में सेम होते हैं, लेकिन इनमें भी ये क्यों हुए? क्योंकि इनमें भी अनुकूली विकिरण प्रदर्शित हुआ। एंड ये एग्जाम्पल यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है।
ये वाला एग्जाम्पल है यहाँ पे ऑस्ट्रेलियाई के शिशुधानी प्राणियों यानी मार्सुपियल, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का ये एग्जाम्पल है। शिशुधानी विकिरण हुआ इसमें, जैसे कि मतलब सब अपने बच्चे को किस टाइप से रख रहे हैं, जैसे कंगारू है अपने एक थैली जैसा बना के रखता है, तो इस टाइप से इनमें क्या हुआ, इनके अंदर अनुकूली विचरण या फिर अनुकूली विकिरण एडेप्टिव रेडिएशन देखने को मिलता है। फिर आता है हमारा जैव विकास। इसके अंदर ज़्यादातर थ्योरी है तो हम इसको रीड करते हैं जल्दी जल्दी। प्राकृतिक वर्ण से विकास अपने वास्तविक अर्थ में तब शुरू हुआ होगा जब जीवन के कोशिकीय रूपों ने अपनी चयापचय क्षमताओं की विभिन्नता के कारण अपना जीवन आरंभ किया होगा। विकास के डार्विन सिद्धांत का मूल तत्व प्राकृतिक यानी नेचुरल सिलेक्शन है। नए स्वरूप के प्रकटन की दर जीवन चक्र या फिर जीवन अवधि से संबंध है। वे रोगाणु जो तेजी से विभाजित होते हैं उनमें बहुगुणन की क्षमता होती है, जल्दी वो मतलब संख्या में ज़्यादा हो जाते हैं और 1 घंटे के भीतर करोड़ों व्यक्ति करोड़ों संख्या में बन जाते हैं। जीवाणु, मान लीजिए कोई ए जीवाणु है कि एक कॉलोनी एक प्रदत्त विशेष माध्यम में बढ़ती है। मान लो एक कोई ऐसा जीवाणु है जो एक किसी माध्यम में ही उनकी संख्या बढ़ती है, क्योंकि भोज्य पदार्थ के एक घटक का उपयोग करने की क्षमता निहित है। माध्यम दूसरा, यहाँ पे विशेष बदलाव जीव संख्या मान लीजिए कोई बी है का केवल एक अंश सामने लाएगा जो कि नई परिस्थितियों में उत्तरजीवित रह सके। दूसरा वाला ऐसा है कि जो मतलब दूसरी परिस्थितियाँ हो गई, उन्हें कोई माध्यम नहीं चाहिए, उसमें भी जीवित रह सके, तो एक समयावधि के दौरान यह परिवर्तन अन्य से बाजी मार लेता है और एक नई प्रजाति के रूप में प्रकट होती है। तो दोनों में से हमें मतलब वो नए मिल जाएंगे जो दूसरी जगह भी अनुकूलित हो गए और वो मतलब एक नई प्रजाति के रूप में ही प्रकट हो जाते हैं। यह कुछ दिनों के भीतर ही होता है, क्योंकि जीवाणु जल्दी जल्दी डिवाइड होते हैं, इसलिए वो कुछ दिनों के भीतर ही हो जाता है। ठीक यही बात एक मछली या फिर मुर्गी के लिए लागू होती है जो लाखों वर्ष लेगी, क्योंकि उसका जीवन अवधि है वो वर्षों लंबी होती है। अगर मुर्गी के लिए देखें या फिर दूसरे जानवर के लिए देखें तो ये काफ़ी टाइम लगेगा इसमें मतलब चेंजेस आने के लिए, या फिर जैव विकास में मनुष्य के लिए देखें, यानी सीधी सी बात यहाँ पे ये है कि जीवन कम होगा तो चेंजेस भी जल्दी आएंगे। अगर उसका लंबा जीवन है तो चेंजेस आने में लाखों करोड़ों वर्ष भी लग सकते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट है चित्र 6.7 ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी और अपरास्तनियों का अभिसारी विकास दर्शाने वाला चित्र। तो इसमें देखते हैं कैसे अभिसारी विकास दर्शाता है। तो ये एक टाइप से हम बात करें छछूंदर क्या है, तो एक टाइप से ये एडेप्टिव रेडिएशन दर्शाता है। शिशुधानी स्तनी छछूंदर ये भी एडेप्टिव रेडिएशन दर्शाता है, लेकिन दोनों की तुलना करें तो ये साथ में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बताते हैं। तो ये साथ में क्या होंगे भाई, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दर्शाते हैं, यानी अभिसारी विकास को दिखा रहे हैं। फिर यहाँ पे चिंटीकोर, नम्मेट चिंटीकोर, तो इन दोनों को एग्जाम्पल हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो छछूंदर और शिशुधानी स्तनी छछूंदर हो गया, फिर चिंटीकोर और नम्बेट चिंटीकोर मतलब किससे ये समानता दिखा रहे, तो ये चूहा और शिशुधानी चूहा इस टाइप का। फिर लेमर और धब्बेदार खसखस, उड़न गिलहरी, उड़न फेलेंजर, बॉबकेट और तस्मेनियाई टाइगर केट, तो इनमें काफ़ी समानता है, जैसे धब्बे देख लो। फिर आता है भेड़िया और तस्मेनियाई भेड़िया, तो इनमें काफ़ी समानता देखी जाती है, इसलिए ये अभिसारी विकास दर्शा रहे हैं, यानी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ए की अपेक्षा बी की उपयुक्तता बेहतर है। ए से अभी जो हम ए बी का वो कर रहे थे, प्रकृति उपयुक्तता को ही चुनती है, जो ज़्यादा उपयुक्त होगा प्रकृति उसी को सेलेक्ट करती है, यानी नेचुरल सिलेक्शन। हमें ये अवश्य याद रखना है कि ये तथाकथित उपयुक्तता उन विशिष्टताओं पर आधारित है जो कि वंशानुगत होती है, यानी उपयुक्तता भी वंशानुगत पर आधारित है। अतः चयनित होने और विकास हेतु निश्चित ही एक आनुवंशिक आधार होना चाहिए। अपन को सिलेक्ट होने के लिए एक आनुवंशिकता और एक आधार भी होना जरूरी है। दूसरे शब्दों में कुछ जीव प्रतिकूल वातावरण में जीवित रहने में बेहतर अनुकूलित होते हैं, कुछ ऐसे भी जीव हैं जो मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों में ज़्यादा अच्छे से जीवित रह सकते हैं या फिर अनुकूलित हो सकते हैं। अनुकूलन क्षमता वंशानुगत होती है, इसका आनुवंशिक आधार होता है। अनुकूलनशीलता और प्रकृति द्वारा वर्ण की अंतिम परिणाम उपयुक्तता है, यानी दोनों के अकॉर्डिंग देखें तो भाई जिंदा कौन रह सकता है कि जो ज़्यादा उपयुक्त है। फिर है सार्वजनिक अवरोहण और प्राकृतिक वर्ण विकास के डार्विनवाद की 2 मुख्य संकल्पनाएं हैं। तो हमने चित्र दोनों देख लिए, 6.7 और 6.8 दोनों, अभी 6.8 बाद में देख लेंगे। ओके, डार्विन से पहले एक फ्रांसीसी प्रकृति विज्ञानी लामार्क ने कहा था कि जीव रूपों का विकास अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण हुआ। उसने ये बताया कि भाई उसका मतलब विकास इसलिए हुआ है कि कोई अंग उसके काम में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, जो चीज़ उसके काम नहीं आ रही तो उसका विकास होगा ही नहीं। तो उन्होंने जिराफ का उदाहरण दिया, जिसमें उसने बताया कि ऊंचे पेड़ों के फुनगिनियों की पत्तियों को चढ़ने के लिए
अपने गर्दन की लंबाई बढ़ाकर अनुकूलन किया। यानी एक जिराफ था, मान लो उसको मतलब पेड़ ऊंचा है तो उसको जैसे जैसे पत्तियां खानी है तो वो गर्दन को ऊपर करता गया, और जैसे जैसे उसकी संतति पैदा हुई तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लंबी गर्दन हो गई ऐसे। तो इसीलिए उन्होंने लंबी गर्दन को अपना अनुकूलन बना लिया। इस लंबी गर्दन की प्राप्ति की विशिष्टता को उत्तरवर्ती संततियों को प्रदान किया, और वर्षों वर्ष बाद जिराफ ने धीरे धीरे इतनी लंबी गर्दन को प्राप्त किया। आज इस अटकलबाजी पर कोई विश्वास नहीं करता, इसको डार्विन ने ही खारिज कर दिया था। क्या विकास एक प्रक्रम है अथवा एक प्रक्रम का परिणाम है? तो हम क्या बोल सकते हैं, विकास एक प्रक्रिया है या फिर इसका कोई रिजल्ट है? आज हम तो जो दुनिया देख रहे हैं, चाहे वह अचेतन हो या चेतन, कॉन्शियस हो या फिर अनकॉन्शियस, यह केवल विकास की ही एक क्रमिक है कहानी है। जब हम दुनिया की इस कहानी की व्याख्या करते हैं तो हम विकास को एक प्रक्रम के रूप में वर्णित करते हैं, यानी एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस का नाम दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जब हम पृथ्वी पर जीवन की कहानी का वर्णन करते हैं तब हम विकास के प्राकृतिक चुनाव नामक एक प्रक्रम के परिणामों की व्याख्या करते हैं। हम अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है हम विकास और प्राकृतिक चुनाव को एक प्रक्रम के रूप में देखें या फिर अज्ञात प्रक्रमों के अंतिम परिणाम के रूप में चुनें। यानी हम विकास को मतलब प्राकृतिक चुनाव, नेचुरल सिलेक्शन के रूप में देखें, या फिर ऐसा बोले कि भाई बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस थी, उनका कोई रिजल्ट है विकास या फिर इवोल्यूशन। तो इस चैप्टर में क्या, इस वाले पैराग्राफ में ज़्यादा ना तो कोई क्वेश्चन पूछा, बस थ्योरी है तो हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो यह संभव हो सकता है कि थॉमस मोल्थस के समष्टि संदर्भ में किए गए कार्यों ने डार्विन को प्रभावित किया। तो भाई इससे थोड़ा डार्विन प्रभावित हुआ था। प्राकृतिक चुनाव कुछ खास प्रेक्षणों पर आधारित है जो कि तथ्यात्मक है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक संसाधन सीमित है, यानी प्राकृतिक चुनाव के लिए प्राकृतिक संसाधन भी तो सीमित है। मौसमी उतार चढ़ावों को छोड़कर जीव संख्या स्थिर रहती है। हाँ, एक जीव संख्या के सदस्य विशिष्टताओं में भिन्न होते हैं, वस्तुतः दो समष्टियां एक जैसी नहीं होती। यद्यपि ऊपरी तौर पर वे एक जैसे दिखते हैं, तथापि अधिकतर विविधताएं वंशागत होती है। बहुत सारी विविधताएं तो वंशागत होती है, हमें पता है। यद्यपि वास्तविकता ये है कि सिद्धांत रूप में जीव संख्या विस्फोटक रूप में बढ़ सकती है यदि हर एक स्वतंत्र जीव अधिकतम प्रजनन करे, यानी रिप्रोडक्शन करे अधिकतम। तो इस तथ्य को बैक्टीरियाई जीव संख्या की वृद्धि में देखा जा सकता है, और यह तथ्य कि वास्तविकता में जीव संख्या का आकार सीमित है का मतलब है कि संसाधनों के लिए प्रतियोगिता है। तो मतलब कोई भी जीव ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने नंबर को इंक्रीज कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि भाई संसाधन है जो भी, तो वो भी तो नियमित है, उनमें भी यहाँ पे कंपटीशन देखा जाता है। केवल कुछ ही दूसरों की कीमत पर उत्तरजीवित रह पाते हैं जो कि स्वयं नई फल फूल उन्नति कर सकते। डार्विन की नूतनता और वैचारिक प्रगल्भता अंत विचार ये था कि उन्होंने दावा किया कि विविधताएं जो कि वंशागत होती है और जो कुछ एक के लिए संसाधनों की उपयुक्तता बेहतर बनाती है, वे प्रजनन बनाती है, पर्यावरण से बेहतर अनुकूलन करती है, केवल वही इस योग्य बनाती है। यानी जो सब इन चीज़ों से लड़ सकता है और वो प्रजनन कर सकता है, अधिकाधिक संतति छोड़ जाए तो उन्हीं की वो अनुकूलता जीवित रह जाएगी। इस प्रकार से एक समयावधि के दौरान बहुत सारी पीढ़ियों के बाद उत्तरजीवी अधिकाधिक संततियाँ छोड़ जाएंगे और वे जीव संख्या की विशिष्टता में एक बदलाव होंगे, यानी उनके अंदर एक विशिष्टता आ जाएगी और उसके अंदर चेंजेस देखा जाएगा, और इस तरह पैदा होने के लिए नए स्वरूप प्रकट होते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं था ज़्यादा, बस हमें जो डायग्राम से जो समझा था वही था। फिर आता है विकास की क्रियाविधि। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से विकास की क्रियाविधि। तो विविधता का उद्गम क्या है? विविधता का उद्गम क्या है? दो यहाँ पे कारण हो सकते हैं, एक होता है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, और दूसरा होता है क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। पहले यहाँ से क्वेश्चन आ गया, हमने पहले इसका आंसर कर, इसका आंसर हमें लास्ट में मिलेगा। और प्रजाति की उत्पत्ति कैसे होती है? यद्यपि मेंडल ने ऐसे वंशानुक्रमी कारकों के विषय में बताया जो दृश्य प्ररूप यानी फिनोटाइप को प्रभावित करते हैं। मेंडल ने बताया था भाई फिनोटाइप के बारे में। फिर आता है कि डार्विन ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया और इस विषय में चुप्पी ही साधी। उसने फिनोटाइप जीनोटाइप, डार्विन ने इस चीज़ों में ध्यान नहीं दिया। 20वीं सदी के प्रथम दशक में ह्यूगो ड्रीवरीज ने इवनिंग प्राइमरोज पर काम करके, वैज्ञानिक का नाम याद रखना, और किस पे काम किया? इवनिंग प्राइमरोज पर।
म्यूटेशन उत्परिवर्तन के विचार को आगे बढ़ाया। तो भाई 20वीं सदी में बताया इसने, 2012 में यहाँ से क्वेश्चन आया था और इसने इवनिंग प्राइम रोज पर कार्य किया था, म्यूटेशन उत्परिवर्तन के बारे में बताया था। म्यूटेशन का अर्थ है जीव संख्या में सहसा आने वाले बड़े बड़े परिवर्तन। ये म्यूटेशन उत्परिवर्तन का मतलब है भाई एकदम से कोई भी उसकी संख्या के अंदर परिवर्तन आ जाना। इसका मतलब था कि ये बड़े से उत्परिवर्तन ही विकास के कारण है, न कि छोटी छोटी विविधताएं। यानी ह्यूगो डी व्रिस ने बताया कि भाई म्यूटेशन है उसके कारण ही मतलब कोई विविधता आ सकती है, उसके कारण ही विविध वापस वही बोल रही हूँ, म्यूटेशन के कारण ही उत्परिवर्तन होता है, ना कि जो छोटी छोटी विविधताएं आती है उसके कारण मतलब कोई भी विकास नहीं होता, जिन पर डार्विन ने भी बल दिया था। यानी सेम चीज़ डार्विन ने भी इसका सपोर्ट किया था। उत्परिवर्तन यादृच्छिक और दिशाहीन होते हैं, यानी रैंडम होते हैं, डायरेक्शनल लेस होते हैं, यानी कुछ भी बिना सोचा हुआ कुछ भी उत्परिवर्तन चेंजेस आ सकता है। जबकि डार्विन की विविधताएं छोटी छोटी होती है और दिशावान होती है। यानी डार्विन ने बताया विविधताओं के बारे में, तो वो विविधताएं तो छोटी छोटी विविधता तो छोटे छोटे चेंजेस आते हैं और वो हमें पता होता है कि भाई क्या चेंजेस आ सकते हैं। डार्विन के लिए विकास क्रमबद्ध होता है। डार्विन ने बताया कि भाई ये एकदम सीक्वेंस से होता है, जबकि ह्यूगो डी व्रिस के अनुसार उत्परिवर्तन ही प्रजाति स्पीशीज की उत्पत्ति का कारण है। यानी उत्परिवर्तन के कारण ही प्रजाति या फिर स्पीशीज का उत्पत्ति हुई है। इन्होंने ही साल्टेशन यानी विशाल उत्परिवर्तन का बड़ा कदम बताया। इन्होंने इसको क्या बोला, साल्टेशन यानी सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, सिंगल स्टेप के अंदर ही लार्ज म्यूटेशन दिखा दिया। फिर है समष्टि आनुवंशिकी में किए गए बाद के अध्ययनों से इसमें स्पष्टता आ गई और बाद में इसको काफ़ी मतलब तथ्य मिला इसे। देन यहाँ पे आता है हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत। होप आपको भी कम समझ आया होगा, लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट। कितने बार क्वेश्चन आया देख सकते हो। हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत कहता है कि एक जीव संख्या में अलील यानी युग्म विकल्पी आवृत्तियां और उनके लोकस पोजीशन सुस्थिर होते हैं, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर रहते हैं। जीन कोष क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लो यहाँ पे। कुल जीव संख्या में जीने व उनके युग्म विकल्पी सदा अपरिवर्तनीय रहते हैं। जीन कोष क्या होते हैं, कुल जीव संख्या में जीने और उनके युग्म विकल्पी ये सदा अपरिवर्तन रहते हैं। इसे आनुवंशिक संतुलन कहते हैं। आनुवंशिक संतुलन इंपॉर्टेंट। सभी अलील आवृत्तियां एक होती है तथा व्यष्टिगत आवृत्तियों को पी क्यू आदि कहा जा सकता है। मान लो हम व्यष्टिगत आवृत्तियों को पी और क्यू मान लेते हैं यहाँ पे, तो द्विगुणित में देखें तो पी और क्यू अलील ए तथा अलील ए की स्मॉल, ये यहाँ पे कैपिटल यहाँ पे स्मॉल ए की आवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक जीव संख्या में ए की आवृत्ति साधारणतः पी स्क्वायर होती है। ए हो गया अलील ए, तो यहाँ पे पी का मान है तो पी स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से स्मॉल वाले में यहाँ पे स्मॉल ए होगा तो क्यू स्क्वायर बोल दिया, और ए है तो इसको 2p क्यों बोल दिया, क्योंकि 2 हो गया ए और ए। अतः इसको हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। नॉर्मल यहाँ पे दोनों को द्विगुणित के अंदर जो पी वाई क्यू अलील है उसकी आवृत्ति यहाँ पे सभी अलील आवृत्तियाँ एक होती है, तो p प्लस क्यू 1 हो गया। अब इसका हम स्क्वायर कर दें तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर से ये वाला फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। यह यहाँ पे देखा जाए तो पी स्कोर यहाँ पे समयुग्मजी प्रभावी हो गया। 2pq क्या होता है, विषम युग्मजी प्रभावी, और q स्कोर या तो होता है यहाँ पे समयुग्मजी अप्रभावी। तो इस टाइप से हम मेंडल के नियम से इसको हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत को ऐसे समझ सकते हैं। p प्लस क्यू स्कोर की द्विपदी अभिव्यक्ति है। ठीक यही जब नापी गई आवृत्ति अपेक्षित मान से भिन्न होती है, यह भिन्नता दिशा विकासीय परिवर्तन की व्यापकता का संकेत देती है। आनुवंशिक साम्यता में विभिन्नता, जैसे कि एक जीव संख्या में अलील की आवृत्ति में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विकास होता है। तो 5 घटक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। 5 घटक हार्डी वेनबर्ग साम्यता को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से 5 घटक है, तो पहला देख लेते हैं जीन पलायन जीन प्रभाव। जीन पलायन और जीन प्रवाह क्या होता है, आनुवंशिक विचलन। तो जीन पलायन जीन प्रवाह। सेकंड पे है आनुवंशिक विचलन, उत्परिवर्तन म्यूटेशन, आनुवंशिक पुनर्योग रिकॉम्बिनेशन तथा प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन। तो ये 5 चीज़ें हैं जो कि हार्डी वेनबर्ग साम्यता को प्रभावित करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। देन यहाँ पे है कि जब जीव संख्या का स्थान परिवर्तन होता है तो जीन आवृत्तियाँ भी बदल जाती है। यह दोनों मौलिक तथा नई जीव संख्या के अंदर होता है। नई समष्टि में नई जीनें और अलीले युग्म विकल्पी जोड़ दी जाती है और पुरानी समष्टि में से ये घट जाती है। मान लो ये कोई जगह है, ये मान लो कोई गाँव है, तो यहाँ पे कोई ये कोई यहाँ पे मान लो शहर है, इससे यहाँ पे मतलब दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे तो जनसंख्या कम हो जाएगी और यहाँ पे बढ़ती जाएगी।
सेम यहीं पे ये हो रहा है। फिर है कि यदि यह जीन स्थानांतरण बार बार होता है तो जीन प्रवाह संभव हो जाता है, इसी को जीन प्रवाह बोल रहे हैं। यदि यह परिवर्तन संयोगवश होता है, बाई चांस होता है, तो आनुवंशिक अफवाह यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। अगर ये परिवर्तन बाई चांस होता है तो इसे जेनेटिक ड्रिफ्ट आनुवंशिक अफवाह कहते हैं। यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। कभी कभी अलील आवृत्ति का यह परिवर्तन समष्टि के नए नमूने में इतना भिन्न हो जाता है तो वह नूतन प्रजाति स्पीसीज ही हो जाती है। यानी कभी कभी इतना हो जाता है कि वो सिर्फ एक स्पीसीज ही हो जाती है, मौलिक अपवाहित समष्टि संस्थापक बन जाती है। और इस प्रभाव को संस्थापक प्रभाव यानी फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। यानी एक प्रजाति वो रह गई तो वो वहाँ की फाउंडर हो गई, तो इस टाइप से उसको फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। सूक्ष्म जीवों में किए गए प्रयोग दर्शाते हैं कि जब पूर्व विद्यमान लाभकारी उत्परिवर्तनों का वर्ण होता है तब परिणाम स्वरूप नए फिनोटाइप दृश्य प्ररूपों का आविर्भाव होता है। नए यहाँ पे हो रहे हैं उत्परिवर्तन, तो पुराने वाले हैं उनका आविर्भाव या फिर उनमें कमी आ रही है। कुछ पीढ़ियों के बाद यही नव प्रजाति की उत्पत्ति हो जाएगी और इसी तरह यहाँ पे एक नई प्रजाति की उत्पत्ति, स्पीसीज की उत्पत्ति हो जाएगी। प्राकृतिक वर्ण क्या है? प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन की डेफिनेशन देख लो। वह प्रक्रम है जिससे अधिक जीवन क्षम वंशानुगत विविधता को जनन के अधिक अवसर मिलते हैं। इसका मतलब है कि भाई जो ज़्यादा सक्षम है उसे जनन के ज़्यादा चांसेस, मौके मिलेंगे और संतानें अधिक संख्या में उत्पन्न होती है। तार्किक विश्लेषण हमें विश्वास दिलाता है कि उत्परिवर्तन या फिर युग्मोत्पादन के दौरान का पुनर्योजन या जीन अफवाह का परिणाम होता है। यानी ये हमें यहाँ से आंसर मिल गया कि भाई चेंजेस का एक तो उत्परिवर्तन और दूसरा है यहाँ पे कहाँ गया, जीन अफवाह का परिणाम होता है जीन आवृत्ति या अलील का आगामी पीढ़ी में परिवर्तन। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि विविधता क्यों आई, एक तो उत्परिवर्तन के कारण और दूसरा है क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय के कारण। जनन की सफलता के सहारे से प्राकृतिक वर्ण इसको भिन्न समष्टि का आभास दे देता है। प्राकृतिक वर्ण स्थायित्व प्रदान करता है। वेष्टियों को लक्षण प्राप्त होना दिशात्मक परिवर्तन या फिर विदारण यानी डिसरप्शन जो वितरण वक्र के दोनों सिरों में होता है, यह हमें पता चलेगा इससे। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर ये जो शिखर है, मान लो ये नॉर्मल शिखर है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा पसंद फिनोटाइप इधर हो गए और यहाँ पे मध्यम साइज के वेष्टि पसंद किए जाते हैं, तो फिनोटाइप वाले वेष्टियों की संख्या है इस टाइप से। तो फिर हम देखते हैं, मान लो अगर शिखर हमारे पास ऐसा प्राप्त होता है हमें ग्राफ के अंदर, तो शिखर ऊंचा और संकरा होता जाता है, तो इसका मतलब है कि स्टेबलाइजिंग यानी स्थायी कारक है। एक ही अगर इस यहाँ से डायरेक्ट ये ग्राफ से पूछा जाता है तो इसका मतलब है कि ये स्थायी कारक है, स्टेबलाइजिंग है। अगर ये बीच के अंदर है पूरा ग्राफ है जो भी और बराबर है ऐसे। फिर अगर ये जो हमें ग्राफ के अंदर ये जो पहाड़ जैसा दिख रहा है, ये अगर कोई भी साइड होगा या तो इधर या फिर इधर बना हुआ होगा, यानी एक कोई भी एक दिशा के अंदर इधर उधर हो सकता है, तो इसे हम बोलेंगे दिशात्मक या फिर डायरेक्शनल। तीसरा आता है यहाँ पे कि ग्राफ है वो आधे आधे दो टाइप के यहाँ पे ग्राफ बन जाते हैं। मान लो एक बार यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ी, एक बार यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ी। मान लो कि 5 फुट वाले इतने लोग हैं और 6 फुट वाले इतने लोग हैं, ये 4 फुट वाले हैं, तो इस टाइप से ग्राफ बना, तो इसका मतलब है कि भाई विदारक है यानी डिफ्रेक्टिव है। इसमें दो यहाँ पे दिखेंगे शिखर, इसके अंदर एक शिखर है, थोड़ा किसी भी दिशा में हो सकता है। इसके अंदर शिखर ऊंचा होगा और संकरा होगा और बीच में होगा। तो स्थायी कारक, दिशात्मक और विदारक, डिफ्रेक्टिव, डायरेक्शनल और स्टेबलाइजिंग, तीनों समझ आ गए। देन फिर आता है विकास का संक्षिप्त विवरण। तो इस टॉपिक से भी काफ़ी कम क्वेश्चन बनते हैं, बस हम पढ़ेंगे। तो विकास का संक्षिप्त विवरण, इसमें क्या है कि भाई लगभग 2000 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ। 2000 मिलियन वर्ष पहले पहला कोशिकीय या फिर पहली एक कोशिका आई। विशाल वृहद अणु का गैर कोशिकीय पुंज झिल्ली युक्त आवरण के साथ कोशिका में कैसे विकसित हुआ, इसकी क्रियाविधि अज्ञात रही, इसके बारे में पता नहीं था। इसमें से कुछ कोशिकाओं में ऑक्सीजन O2 को मुक्त करने की क्षमता थी। यह अभिक्रिया संभवतः प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया के समान ही रही होगी। जैसे प्रकाश अभिक्रिया होती है, लाइट रिएक्शन होती है, उसके अकॉर्डिंग ये अभिक्रिया रही होगी। जहाँ पर पानी संग्रहित होकर सौर ऊर्जा की सहायता से विघटित होता है,
यह ऊर्जा प्रकाश संग्राही वर्णकों से प्रेरित होती है। धीरे धीरे एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीवों में परिवर्तित हुआ, यानी पहले एक कोशिकीय जीव आया, फिर बहुकोशिकीय जीव उसके अंदर परिवर्तित हुए। 500 मिलियन वर्ष पूर्व अकशेरुकी जीव बने और क्रियाशील हुए, यानी 500 मिलियन पूर्व अकशेरुकी जीव बने और क्रियाशील हुए। जबड़े रहित मछली संभवतः 350 मिलियन वर्ष पूर्व विकसित हुई। समुद्री खरपतवार एवं कुछ पादप संभवतः 320 मिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए। हमने पहले भी बताया था कि जो जीव पहले धरती पर प्रकट हुए वे पादप थे। पहले पादप आए थे। जब धरती पर पशु अस्तित्व में आए तब ये पादप धरती पर खूब फैल चुके थे। मजबूत एवं सुदृढ़ पंखों वाली मछलियां धरती पर आ जा सकती थी। ऐसा लगभग 350 मिलियन वर्ष पूर्व संभव था। सन 1938 के अंदर दक्षिण अफ्रीका में, यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि एक मछली पकड़ी गई जो कि सेलाकेंथी थी, जिसे विलुप्त मान लिया गया था। ऐसे प्राणियों को लोवेफिन यानी पालीपरव कहा गया, जो कि पहले उभयचर प्राणी के रूप में विकसित हुए और जो जल व थल दोनों पर ही रहे। हमारे पास इनका आज कोई भी सैंपल नमूना कुछ भी नहीं बचा है। हालांकि ये आधुनिक युग के प्राणी मेंढक एवं सैलामेंडर सरट जीवों के ही पूर्वज थे। ये हमारे जो मेंढक होता है और सैलामेंडर होता है उसी के पूर्वज थे। यही उभयचर प्राणी सरीसृपों के रूप में विकसित हुए। बाद में यही जो उभयचर प्राणी थे सरीसृप बन गए। एक बार फिर आज हम इनके केवल उत्तराधिकारी कच्छप, कछुआ ये सब चीज़ों को ही देख सकते हैं, उनको हम नहीं देख सकते। और ये कैसे अंडे देते थे? ये मोटे कवच वाले अंडे देते थे जो उभयचर अंडों की तरह धूप में सूख नहीं जाते थे। उभयचर जो अंडे देते हैं वो भाई धूप में सूख जाते हैं, इसलिए वो मोस्टली पानी में ही अंडे देते हैं। इसलिए लेकिन ये कैसे अंडे थे? उनके कवच मोटे थे जिसके कारण वो धूप में सूखते नहीं थे। अगले 200 मिलियन वर्ष बाद विभिन्न आकार के आकृति वाले सरीसृपों ने पृथ्वी पर आधि पे जमा लिया। यानी कि इसके बाद में 200 साल बाद में 200 मिलियन वर्ष बाद में सरीसृप आ गए थे, बड़े बड़े आकार आकृति वाले, जैसे डायनासोर वगैरह। यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई कौन किससे विकसित हुआ। जैसे क्लोरोफाइट पूर्वज थे, तो इनके बाद में ट्रैक्योफाइट पूर्वज हुए, यहाँ से जो ब्रायोफाइट बने हैं। फिर यहाँ से राइना प्ररूपी पौधे, इनसे क्या हुआ? जोस्टेरोफिलम, वृक्षम लाइकोपोडस, साक्य लाइकोपोडस, स्फिनोप्सिड, जो भी ये पढ़ो आप। फिर है साइलोफाइटोन, इसके द्वारा क्या हुआ भाई? इसके द्वारा यहाँ पे इस टाइप से पौधे विकसित हुए। यहाँ पे नाम दिए गए, यहाँ पे पर्णाग, जिंकगोस, शंकुवक्ष, निटेलेस। फिर यहाँ से ये प्रोजिम्नोस्पर्म, बीजी पर्णाग, इससे साइकेडस। फिर द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री, एंजियोस्पर्म, इस टाइप से यहाँ पे विकसित हुए। तो पता होना चाहिए कि भाई कौन किन से विकसित हुआ। उससे ज़्यादा डीपली तो नहीं आता है, बट हमें पता होना चाहिए फिर भी। फिर यहाँ पे देखिए इनको अलग अलग कैटेगरी में, जैसे इतने ऐसे याद रख लो, जैसे कि ये है पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सिनोजोइक। पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सिनोजोइक। तो इसके अंदर तृतीय चतुर्थ यहाँ पे क्रिस्टेशियस, जुरासिक, ट्रायसिक, पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन और साइलूरियन। तो इस टाइप से अलग अलग है। फिर इन्हीं को यहाँ पे इस वाले में दिखाया गया है कि इनकी सन के साथ कौन से सालों में, कितने सालों में, ऐसे। तो जैसे पहले कौन थे भाई? कार्बोनिवाइट्स, यहाँ पे ये है पैलियोजोइक, ये तीनों है यहाँ पे मीजोजोइक, और ये यहाँ पे है सिनोजोइक। तो इसके अंदर आरंभिक सरीसृप है, ये विलुप्त हो गया। फिर साइनेप्सिड आए। फिर इसका मतलब यही है कि भाई कौन किससे आया, कौन विलुप्त है, इस टाइप से। तो ये सारे यहाँ पे डायनासोर है, देख लो, साइगोजोइक में, सिनोजोइक सॉरी। फिर यहाँ पे ये वाले हैं कुर्म, छिपकलियाँ, सर्प, तो ये अभी प्रेजेंट के अंदर है। ये पहले हैं जो विलुप्त हो चुके हैं। यहाँ पे पेलिकोसोर, यहाँ पे थेरोप्सिड विलुप्त, तो ये सारे विलुप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट थ्योरी, तो विशाल पर्णांग फंड या फिर टेरिडोफाइट उपस्थित थे उस टाइम पे जब सरीसृपों ने अपना आधिपत्य कायम किया, किंतु वे सभी धीरे धीरे मर कर कोयले के भंडार बन गए। इनमें से कुछ सरीसृप पुनः पानी में वापस चले गए, कुछ थे जो मर गए और कुछ थे वो पानी में चले गए। लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व संभवतः मछली जैसे सरीसृप, इक्थियोसायस, मछली जैसा दिखता था वो इक्थियोसायस के रूप में प्रकट हुए। पृथ्वी पर रहने वाले सरीसृप निश्चित ही डायनासोर थे, यानी जो सरीसृप थे पृथ्वी पर वो डायनासोर ही थे। इनमें सबसे पहले सबसे बड़ा अर्थात ट्राइरेनोसोरस रेक्स, ये लगभग 20 फीट ऊंचा था। विशाल डरावने कटार जैसे दांत वालों था, विशाल कटार जैसे दांत थे, बहुत ऊंचा था, 20 फीट ऊंचा था। तो ये ट्राइनोसोरस, इसका एग्जाम्पल क्या चित्र देखते हैं। ये है भाई, ये है भाई ट्राइरेनोसोरस, देख लो इसके कितने दांत है, और ये इसे हाइट भी बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत बड़ा था। फिर ये बोल रहा है कि लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व अचानक पृथ्वी पर डायनासोर समाप्त ही हो गए।
हमें इसके सही कारणों का पता नहीं है। कुछ लोगों का मत है कि वातावरण एवं जलवायु परिवर्तन ने इन्हें मार दिया। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इनमें से ज़्यादातर है वो पक्षियों के रूप में विकसित हो गए। सत्य शायद इन्हीं दोनों के बीच में हो सकता है। उस युग के छोटे जो सरीसृप थे वो आज के दौर में भी विद्यमान है। उस टाइम पे जो छोटे जानवर थे वो अभी भी जिंदा हैं। पहले स्तनधारी प्राणी श्रू मंजोरू थे। इसके जीवाश्म फॉसिल छोटे आकार के हैं। स्तनधारी प्राणी जरायुज होते हैं। उनके अजन्मे शिशु मां के अंदर के शरीर गर्भ में सुरक्षित रहते हैं। स्तनधारी प्राणी छोटे से छोटे खतरों के प्रति सतर्क रहने और ये बचाव करने में बुद्धिमान होते थे। जब सरीसृपों की कमी आई तब स्तनधारी प्राणियों ने स्थल पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर सरीसृपों की कमी हुई स्थल के ऊपर, तो जो यहाँ पर कौन थे, स्तनधारी थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। पहले उन्होंने क्या किया, धरती पर कब्जा कौन करके रखे हुए थे, जो डायनासोर बड़े बड़े जानवर थे उन्होंने कब्जा कर रखा था। लेकिन बाद में जो स्थिर सरीसृप मर गए थे, डायनासोर वगैरह काफ़ी, तो यहाँ पर कौन आ गए, स्तनधारी प्राणी आ गए थे, जरायुज प्राणी। यहाँ पर दक्षिण अमेरिकी स्तनधारी घोड़े से मिलता जुलता हिप्पोटेमस यानी दरियाई घोड़ा, भालू, खरगोश आदि थे। महाद्वीपीय विचलन के कारण जब दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका एक दूसरे से जुड़े यानी मिलाप हुआ दक्षिणी उत्तरी अमेरिका, तो इन जीवों ने उत्तर अमेरिका तक विस्तार बनाया और ये उत्तरी अमेरिकी प्राणी जगत पर छा गए, यानी उत्तरी अमेरिकी प्राणी जगत पर छा गए। महाद्वीपीय विस्थापन के कारण, यानी विस्थापन हुआ, अलग हुआ। जब दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका से मिल गया तो ये जीव उत्तरी जंतुओं के दबाव में आ गए और वे बहुसंख्य हो गए, यानी वो वाले जानवर ज़्यादा हो गए। महाद्वीपीय विस्थापन के कारण ही ऑस्ट्रेलियाई स्तनधारी जैसे कंगारू आदि जीवित रहे, क्योंकि उन्हें दूसरे अन्य स्तनधारी जीवों से कम प्रतियोगिता थी। कहीं हम ये बताना भूल तो नहीं गए कि कुछ स्तनधारी प्राणी पूरी तरह से जल में ही रहते हैं। हाँ, बहुत सारे जल में भी रहते हैं, जैसे समुद्री गाय, डॉल्फिन, सील, व्हेल। हाथी, घोड़े और कुत्ते के विकास की बातें विकास की विशिष्ट कहानियाँ हैं। इनके बारे में आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। मनुष्य का विकास सर्वाधिक सफलता की कहानी है। इसके पास भाषा कौशल, आत्मबोध और स्वचेतना यानी सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो कि किसी के पास भी नहीं है। जीवन के स्वरूपों के विकास, भूभौगोलिक मापदंड पर उनकी समय और भूभौगोलिक समयावधि व उनके संकेतों को स्थूल रेखा, ये हमने दोनों देख लिए हैं। फिर आता है मानव का उद्भव और विकास। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस नामक नर वानर विद्यमान थे। तो 15 मिलियन वर्ष पूर्व कौन से यहाँ पे वानर देखे गए थे सबसे पहले, तो ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस, ये नर वानर थे। इन लोगों के शरीरों पर बहुत ज़्यादा बाल थे, यानी शरीर पे बाल बहुत ज़्यादा थे। गोरिल्ला और चिंपैंजी जैसे चलते थे, गोरिल्ला और चिंपांजी जैसे चलते थे। जो रामापिथिकस था वो अधिक मनुष्य थे, यानी ये मनुष्य इंसान के जैसे ज़्यादा दिखता था। लेकिन जो ड्रायोपिथिकस था वो वन मानुस एप जैसे थे, एप जो सो लंगूर होता है उस टाइप से। इथोपिया और तंजानिया में कुछ जीवाश्म फासिल अस्थियां मानव जैसी प्राप्त हुई है। ये जीवाश्म मानवीय विशिष्टताएं दर्शाते हैं, जो इस विश्वास को आगे बढ़ाती है कि भाई 3-4 मिलियन वर्ष पूर्व मानव जैसे नर वानरगण प्राइमेट्स पूर्व अफ्रीका में विचरण करते रहते थे। यह लोग संभवतः 4 फुट से बड़े तो नहीं थे, लेकिन वो खड़े होकर सीधे चलते थे। फिर है कि इन दोनों के बाद में कौन आया, 2 मिलियन वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेसिन यानी आदि मानव संभवतः पूर्वी अफ्रीका के घास स्थलों में रहता था। साक्ष्य यह प्रकट करते हैं कि वे प्रारंभ में पत्थर के हथियारों से शिकार करते थे, लेकिन वो फलों का ही भोजन करते थे, मांसाहारी नहीं था। ये खोजी गई अस्थियों में कुछ अस्थियां बहुत ही भिन्न थी, कुछ तो बहुत ही अलग थी। इस जीव का पहला मानव जैसे प्राणी के रूप में जाना गया उसे होमो हेबिलस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला यहाँ पे प्राणी मानव कौन किसको बोला जाता है, होमो हेबिलस को पहला मानव बोला जाता है। उसकी दिमागी क्षमता 650 से 800 सीसी की थी और वो मांस नहीं खाते थे। लेकिन यहाँ पे जावा में 1991 में खोजे गए जीवाश्म में अगले चरण के बारे में भेद प्रकट किया। ये चरण था होमो इरेक्टस। होमो हेबिलस के बाद में आता है होमो इरेक्टस, जो कि 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। होमो इरेक्टस का मस्तिष्क ज़्यादा बड़ा था, लगभग 900 सीसी का था। होमो इरेक्टस संभवतः मांस खाता था और ये क्या था, मांसाहारी था। फिर आता है निएंडरटाल मानव, जो कि 1400 सीसी आकार वाले मस्तिष्क लिए हुए 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व लगभग पूर्वी एवं मध्य एशियाई देशों में रहते थे। वे अपने शरीर की रक्षा के लिए खाल का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप से भी बन सकता है कि भाई कौन खाल का इस्तेमाल करता था, कौन मांसाहारी था, कौन शाकाहारी था। इस टाइप से अपने मृतकों को जमीन में भी गाड़ता था। एक तो ये खाल का इस्तेमाल करता था अपने शरीर की रक्षा के लिए, फिर ये जो मर जाते थे उनको जमीन के अंदर भी गाड़ देता था। तो यहाँ पे खोपड़ियाँ की तुलना की गई है मनुष्य की।
फिर यहाँ पे जो शिशु चिंपांजी है उसकी खोपड़ियाँ ऐसी होती हैं। तो सबकी खोपड़ियाँ देख के हम बता सकते हैं कि भाई इन्हीं से ये वाला विकास हुआ है। ये वयस्क चिंपांजी है, ये शिशु चिंपांजी है। तो शिशु चिंपांजी वाली खोपड़ी हमारे मस्तिष्क से काफ़ी मिल रही है। फिर आता है ये होमो सेपियंस यानी मानव अफ्रीका में विकसित हुआ और धीरे धीरे महाद्वीपों से पार पहुंचा था तथा विभिन्न महाद्वीपों में ये फैल गया था। तो होमो सेपियंस हमारे को ही बोला जाता है। इसके बाद वह भिन्न जातियों में विकसित हुआ। 75,000 से 10,000 वर्ष के दौरान हिम युग में यह आधुनिक युगीन मानव पैदा हुआ। मानव ने प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना लगभग 1800 वर्ष पूर्व की थी। कृषि कार्य लगभग 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ और मानव ने बस्तियां बनाना भी शुरू कर दी थी। बाकी जो कुछ हुआ वह मानव इतिहास या फिर वृद्धि का भाग और सभ्यता की प्रगति का हिस्सा है। बाद में तो सभ्यता की प्रगति ही हुई थी। तो यहाँ पे ये सब हमें क्रम याद रखने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। वैसे यहाँ से ये मतलब ये वाला जो पार्ट था अभी मैंने जो पढ़ा है मानव का उद्भव विकास, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमें याद रखने के लिए भाई कौन सा पहले आया, कौन सा मानव पहले आया, कौन सा जो भी वन मानस। तो डॉक्टर ए हेंस यानी एक डॉक्टर जो मुर्गी बेचता है। तो आर से ड्रायोपिथिकस, आर से रामापिथिकस, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस। फिर होता है ए से ऑस्ट्रेलोपिथिकस, आदि मानव इसे बोलते हैं। फिर एच से आता है होमो हेबिलस, ई से आता है होमो इरेक्टस, इरेक्टस याद रखो वहाँ पे हेबिलस। एन से आता है निएंडरटाल और एस से आता है होमो सेपियंस। तो ये इनका क्रम पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखना है। हमारा चैप्टर ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। 2 लेक्चर में पार्ट 1 भी आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है यहाँ पे सारांश है, समरी आप पढ़ लेना। तो ओके बाय, थैंक यू।